जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। यहाँ हम देखने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो जिसमें पहला टॉपिक है हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग देखेंगे कि उसके टोटल 3 इक्वेशन से क्या क्या उसको भी हम लोग देखेंगे। थर्ड है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी। कि ग्रेविटी के अंडर में कोई ऑब्जेक्ट यदि गिरता है तो उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। फिर 4 नंबर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर हम लोग देखेंगे न्यूटन का गति का टोटल आपने 3 नियम पढ़ा था ना, उसको देखेंगे फिर से। इससे पहले ही हम लोग देख लेंगे फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। और इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो इतना टॉपिक को पढ़ने के लिए आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, मतलब अपना रेडी हो जाइए, अपना कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और हमारे साथ पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो चलिए बच्चों, चलिए दोस्तों, अब हम लोग सफर की ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला हमारा चरण क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है इसको समझना। तो प्रथम स्टेप में यानी प्रथम चरण में हम लोग देखेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होते हैं और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जिसको हिंदी में कहा जाता है अदिश राशि। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में? अदिश राशि। तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? मतलब देखिए, जैसा कि आपका हिंदी वर्ड में ही आपका आंसर छिपा हुआ अदिश, मतलब जिसका कोई दिशा ना हो उसको अदिश कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अदिश राशि मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा भौतिक राशि जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, मतलब केवल परिमाण हो, दिशा ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude not direction is called scalar quantity। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया कि वैसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण हो यानी केवल मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, ठीक है, उसका कोई दिशा नहीं है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसके जैसे इसके अंदर में क्या क्या वो फिजिकल क्वांटिटी आते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया लेंथ, लंबाई, मास, द्रव्यमान, स्पीड, चाल, etc इत्यादि। ठीक है, बहुत सारा हो गया। जैसे लेंथ, अगर आपको किसी का लंबाई मेजर करना है, नापना है, तो क्या आप उसको पूरब दिशा से मापेंगे या पश्चिम दिशा के से मापेंगे? मतलब उसमें डायरेक्शन हमको लेना देना नहीं है। द्रव्यमान, आप दुकान में जाते हैं 5 किलो आटा लेने, तो 5 किलो आटा बोलते हैं कि आप हमको पूरब दिशा से उठा के दीजिए, नहीं बोलते 5 किलो आटा चाहिए, कैसे भी करके आप हमको दीजिए ना, हो माप के। ठीक है, ना कि आप पूरब दिशा से उठा के दीजिए, ना दक्षिण दिशा के उठा के दीजिए। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि लेंथ, मास, स्पीड ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ये सब में हमको डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें जैसा कि इसको बोलते हैं हिंदी में सदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। स का मतलब होता है सम्मिलित करना, मतलब उसमें होना, और दिश मतलब उसमें दिशा भी होना चाहिए, उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे हो गया, मतलब देखिए इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which have both magnitude as well as direction is called सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वैसी भौतिक राशियां जिनके पास दोनों ही है, बोध का मतलब दोनों, परिमाण एज वेल एज दिशा, यानी उसके साथ साथ दिशा भी हो, उसको फिजिकल, उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं? सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल जैसे क्या क्या हो गया,
जिसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत होता है। जैसे आगे सबसे पहला बल, फोर्स, वेलोसिटी है ना, इसमें लेंथ में आपका डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, मोमेंटम इत्यादि, ठीक है, इनमें से बहुत सारा है। तो ये सब हो गया आपको फर्स्ट टॉपिक, पहला चरण आपको समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। तो जैसे आपका बल कैसे सदिश राशि हुआ, जैसे अगर आपको दरवाजा की खिड़की, दरवाजा मतलब गेट खोलना है, ठीक है, तो गेट खोलना है, ठीक है, या फिर मान लेते हैं हमको ये वाला जो बोर्ड है ना, इसको उठाना है, ठीक है, मतलब इसको अपनी ओर खींचना है, तो हमको क्या, हम किधर भी फोर्स लगाएंगे तो चलेगा, किधर भी बल लगाएंगे तो क्या ये उड़ जाएगा, नहीं, इसको जिस डायरेक्शन में हमको उठाना है उधर फोर्स लगाना होगा। जैसे मान लेते हैं इसको हमको इधर करना है बोर्ड को, है, मतलब हम लोग क्या बल तो लगाए लेकिन अपनी ओर बल लगाए, मतलब हमारा दिशा किधर है, अपनी ओर। मान लेते हैं ये बोर्ड जो हमको उठाना है और हम उधर यदि बल लगाएंगे तो क्या ये उठेगा, नहीं उठेगा ना, मतलब इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, मतलब दिशा से बहुत बड़ा लेना देना है, ठीक है, फोर्स का। वेलोसिटी, वेग, ये भी आपका दिशा पर निर्भर करता है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन होता है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द इनिशियल पॉइंट ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं, यानी एक ही दिशा में जो हम मेरा डिस्टेंस तय करता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले चरण की ओर, अगले टॉपिक की ओर। इसको यदि आपको स्क्रीनशॉट करने का मन है तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं बच्चों, हमारा दूसरा स्टेप, हमारा दूसरा चरण क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और तीसरा चरण है, दोनों को साथ ही साथ लेके चले क्योंकि दोनों मिलता जुलता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इसमें देखिए बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं गति के समीकरण। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था गति के टोटल 3 समीकरण होते हैं, क्या क्या, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण होता है s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा आपने पढ़ा था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये पढ़ा था। इसको बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है, वेग समय संबंध, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। आपको कई बुक में अलग अलग बुक में अलग अलग भी ये लिखा रहता है, ठीक है, तो उससे लेना देना नहीं है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी एक्सेलरेशन या फिर पोजीशन वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, जो एस का मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पोजीशन भी बोलते हैं, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था जरूर, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये होता है गति के 3 समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जानते हैं आप लोग एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या, हाँ सबका ऐसा यूनिट जान लीजिए। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। अच्छा यहाँ पर v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, और t टाइम, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये तो जानते हैं, सब तो हो ही गया, सब तो हो ही गया। अब देखिए बच्चों, अब ये हो गया, ये खत्म हो गया। थर्ड देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के कारण यदि ऑब्जेक्ट कोई गिर रहा है, कोई बॉडी मान ले तो कोई वस्तु गिर रहा है, कहाँ, ग्रेविटी के कारण धरती पर, तब उसका गति के समीकरण क्या होंगे। तो देखिए जब भी उस समय आता है ना, तो देखिए यहाँ पर एक चीज चेंज हुआ है, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं दिखा है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो होता है ना एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसको हम लोग छोटा चीज से डिनोट करते हैं। आपने क्लास हाँ पढ़ा होगा, 10-11 में जरूर पढ़ा था एक्सेलरेशन, है ना, कि गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था, हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था, जिसका यूनिट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था ना। देखिए इसका भी 3 होता है, क्या होता है, v बराबर u प्लस जी टी, यहाँ पर g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका वैल्यू क्या होता है, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10, कहीं कहीं 10, मतलब आपको क्वेश्चन में दे देता है कि इसको लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तीनों में से कोई भी आपको याद रखना है, ठीक है, मतलब तीनों याद रखना है,
तीनों का यूज होता है अलग अलग जगह। ये हुआ पहला। दूसरा, यहाँ पर एस नहीं होता, इसको ध्यान रखना, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट को यदि ऊपर फेंक रहे चाहे नीचे फेंक रहे तो यहाँ पर हम लोग हाइट का बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो जाएगा उसका हाइट, यहाँ से बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, जहां जहां ए है वहां वहां जी लिख देंगे। तीसरा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह g और s की जगह h। समझ में आ गया। अब देखिए g का वैल्यू क्या होगा, कभी नेगेटिव होगा कभी पॉजिटिव होगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो हम लोग धरती का ग्रेविटी क्या क्या जा रहे हैं, अपोजिट में काम कर रहे हैं। मतलब कोई भी चीज को ग्रेविटी क्या करे, अपनी ओर खींचती है, तब फिर जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपको धरती अपना ही ओर खींच रहा है और उसी बल से, तो जी का वैल्यू पॉजिटिव। आज यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे, किसी पत्थर को यदि आप ऊपर फेंक रहे तो आप धरती के ग्रेविटी के अपोजिट में काम कर रहे हैं, तो उस समय जी का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाता है तो जी का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे आएगा है ना तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलिए, इतना टोटल 3 टॉपिक हमने 3 चरण तक हम पहुंच गए। उसके बाद अगला चरण की ओर हम लोग कदम रखेंगे। तो इतना अगर आपको स्क्रीनशॉट करने का मन है आप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बच्चों टोटल आपका लिखा है 1 2 3 4 5 टॉपिक को एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, मोमेंटम, इम्पल्स, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। फोर्स तो आप लोग जानते ही होंगे, बल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो देखिए बल क्या होता है, बल एक ऐसा भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, या फिर परिवर्तन नहीं ला पाता है तो परिवर्तन लाने का प्रयास जरूर करता है, उसको हम लोग बल कहते हैं। लिखते हैं इसको, फिर समझ में आ जाएगा। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, फोर्स को बल कहते हैं। क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे बच्चे हिंदी माध्यम के भी है, तो उनको भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बल, बल क्या एक ऐसी भौतिक कारक है, यानी फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर जो किसी वस्तु पर लगकर बाय विच बाय एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन करता है, परिवर्तन लाता है, ब्रिंग अबाउट ए चेंज in its state of उसके अवस्था में परिवर्तन लाता है और ट्राई करता है, ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट ए चेंज। यहाँ पे यदि परिवर्तन नहीं ला पाता है तो परिवर्तन लाने का प्रयास जरूर करता है। जैसे हम इस बोर्ड पर यदि बल लगा रहे हैं और मान लेते हैं इस बोर्ड को हम हिला भी नहीं पा रहे, तो हिलाने का प्रयास तो कम से कम कर रहे हैं ना, उसी को बल कर रहे हैं। फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर which by acting on an object bring about a change in its state or tries to bring about a change, ठीक है, इसको फोर्स। अब देखिए यह कैसा क्वांटिटी है, पहले ही मैंने आपको बताया कि फोर्स कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है ना। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एफ से, ठीक है। एंड एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट जो होता है ना इसका, वो होता है इसका न्यूटन होता है, न्यूटन। न्यूटन बाबा ने इसका खोज किया था, ठीक है, इसीलिए इसका यूनिट दे दिया न्यूटन, न्यूटन। चलिए हो गया इतना। अब हम लोग देखते हैं इनर्शिया। अगला हमारा पॉइंट आता है इनर्शिया, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जड़त्व, ठीक है। ये भी आपने बचपन में जरूर पढ़ा था कि जड़त्व क्या होता है। देखिए तो जड़ा तो किसी भी बॉडी का, किसी भी वस्तु का वह गुण होता है, ठीक है, जिस गुण के कारण यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु अपना गति की अवस्था में, ठीक है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो अपना गति की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, या फिर यदि कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका हुआ अवस्था यानी विरामावस्था को बनाए रखना चाहता है। इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी वो जिस अवस्था में, जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है, वो हिलना डुलना नहीं चाहता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, या किसी भी बॉडी का एक ऐसा गुण होता है, बाय विच, जिसके थ्रू, या ड्यू टू विच, या
ड्यू टू विच, जिससे क्या होता है, ड्यू टू जिससे क्या होता है, जिसके कारण इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, जिसके प्रभाव में, या फिर बाय विच ही लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, बाय विच, जिससे क्या करता है कि इट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ इनिशियल पोजीशन, मतलब अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है। प्रारंभिक अवस्था में उसका, यदि वो गतिशील है तो गति में रहना चाहती है, यदि वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय विच इट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, कि जड़ तो क्या होता है, किसी भी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा यह अपनी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वह उसी अवस्था में बनाए रखना, रिमेन का मतलब होता है बनाए रखना चाहता है, या फिर मेंटेन रखना चाहता है, वांट्स टू मेंटेन भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, या फिर वो अपना विरामावस्था को ही बनाए रखना चाहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। इस जड़त्व के कारण क्या होता है, देखिए बच्चों, हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत कुछ देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हो क्या, पतझड़ का मौसम में या फिर थोड़ा सा हवा भी चलने पर क्या होता है, जो पेड़ की पत्तियां झड़ जाती है। क्यों? पेड़ की पत्तियां अपना विराम की अवस्था को बनाए रखना चाहती है, लेकिन जब हवा चलती है तो पेड़ को हिला देता है, पेड़ को गति में ला देता है, लेकिन जो पत्तियां है वो अभी भी विराम का ही अवस्था में रहना चाहता है, जिस कारण पत्तियां क्या होती है, पेड़ का टहनी से अलग हो जाता है। उसी तरह से यदि बस का हम लोग छत पर, यानी बस का रूप में छत पर हम लोग क्या कर देते हैं, सामान को बांध कर क्यों रखते हैं रस्सी से, क्योंकि जैसे बस चलता है ना, मान लेते अचानक बस चला, या फिर मान लेते रास्ता में कुछ ऐसा चीज आ गया जिस कारण से बस को अचानक ब्रेक मारना पड़े, तब क्या होगा, सामान जो है वो तो गतिशील में था बस के साथ साथ उसी वेलोसिटी से, है ना, लेकिन बस तो अचानक रुक गया, लेकिन सामान तो रुका नहीं है, वो अभी भी चलते हैं, जिस कारण वो सामान आगे गिर सकता है, ठीक है, गिर जाता है। तो ये होता है इनर्शिया का, यानी जड़त्व को कुछ हमारे प्रैक्टिकल में, मैंने डेली लाइफ में कुछ यूजेज। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं बच्चों मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में बोलते हैं संवेग। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था शायद। मोमेंटम यानी संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है किसी भी बॉडी, यदि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है, ठीक है, तो गतिशील रहेगा तो उसके पास दो वो चीज तो फिक्स रहेगा। उस कोई वस्तु है तो उसका तो मास तो नेगलेक्ट तो हम कर नहीं सकते। यदि मान लो उसका कुछ मास होगा, उसका द्रव्यमान होगा, है ना, मान लेते इतना बड़ा पत्थर को हम फेंक रहे, लुढ़का रहे, ठीक है, स्लाइड कर रहे, ठीक है, तो उसका कुछ तो मास होगा जरूर, और जैसे स्लाइड करेंगे, है ना, या फेंकेंगे तो कुछ उसका वेलोसिटी होगा। और दोनों को यदि हम लोग सम्मिलित कर देंगे, यानी मिला देंगे, मास इनटू वेलोसिटी, तो उसको हम लोग संवेग करते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको, समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा। देखिए संवेग क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज नॉन एज मोमेंटम। ठीक है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेलोसिटी को यदि गुना कर देंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, ठीक है, गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मेरा एक फिजिकल क्वांटिटी क्या आ जाएगा, मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम यानी संवेग, यह भी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसा क्वांटिटी मोमेंटम, ये तो मैंने लिखाया था, ठीक है, मैंने लिखाया था। तो इसका देखिए एसआई, अच्छा इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको देखिए डिनोटेड बाय जे, सॉरी इसको डिनोट करते हैं पी से, कैपिटल पी से, ठीक है। एंड एसआई यूनिट क्या होगा इसका, मोमेंटम का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, जैसा कि मास है। अच्छा, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख दीजिए, डिनोटेड बाय पी, एंड पी बराबर होता है एम वी। ठीक है, तो पी बराबर एम वी, तो पी बराबर एम वी, एम क्या है, मास, मास का क्या होता है केजी, गुना वी वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका असाइनमेंट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया, तो इतना हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। ये यदि आपने क्लास 11 में साइंस लेकर पढ़ा था तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, या फिर अगर आप सीबीएसई के तो आपने क्लास 9 में भी जरूर पढ़ा था। इम्पल्स क्या होता है, आवेग। ठीक है, आवेग देखिए क्या होता है, जिस तरह से अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग प्रोडक्ट के मास और वेलोसिटी का, उसी तरह से यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में, है ना, जैसे मान लेते किसी फुटबॉल को हम लोग किक कर रहे हैं, तो फुटबॉल का कुछ मास है,
तो मास है, और साथ ही साथ जैसे हम लोग किक किए मतलब क्या, उसमें हम लोग बल लगाए हैं, तो बल लगाए तो किसी भी वस्तु का बल और कितना समय के लिए आपने उसको किक किया, मतलब आपको किक करने में उस बॉडी मतलब उस फुटबॉल और आपका पैर में कांटेक्ट कितना देर तक रहा, कितना समय तक रहा, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट या अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, जो लिखना है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज कॉल्ड इम्पल्स। ठीक है, केवल आपको फोर्स और उसका टाइम को गुना कर देना, आपका इम्पल्स आ जाएगा। तो इम्पल्स को डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं जे से। ठीक है, इसको जे से डिनोट करते हैं, और इसका यदि आप यूनिट का बात करेंगे, ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है, तो जैसे फॉर्मूला इसका लिख लीजिए, जे बराबर होता है एफ इंटू टी, एफ गुना टी, है ना। तो फोर्स का होता है क्या, न्यूटन, और टाइम का क्या होता है, सेकंड, तो इसका असाइनमेंट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। आप हम लोग देखते हैं बच्चों, इम्पल्सिव फोर्स यानी इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में हमको नहीं पता है क्या, आवेगी कुछ होगा, आवेग वाला बल। ठीक है, देखिए इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, जैसे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, फुटबॉल को किक किए थे, है ना, तो फुटबॉल को किक करने में है, तो फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल को किक करने में हमको कुछ टाइम भी लगा था, फुटबॉल और मेरा पैर में कुछ कांटेक्ट था कुछ समय के लिए, तो दोनों को हम लोग क्या किए, तो गुना किए थे, है ना। तो देखिए जब हम लोग, अच्छा बोलिए, तो फुटबॉल को क्या हम लोग धीरे से मारते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, है ना, लेकिन मेरा जो फुटबॉल और मेरा जो पैर का कांटेक्ट रहता है वो बहुत कम समय के लिए रहता है, और केवल कम समय में ही हम किक लगा करके बहुत बड़ा हम लोग उसमें फोर्स एक्सर्ट कर देते हैं, यानी बल लगा देते हैं, कम समय के लिए बल लगाए, और बहुत लार्ज अमाउंट में, क्या कैसे धीरे से बॉल नहीं मारते तब उड़ेगा नहीं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाते हैं बहुत कम समय के लिए। ठीक है, जिससे क्या होता है आप लोग देखते होंगे, जैसे अच्छा बोलिए, तो फुटबॉल को जैसे किक मारे, है ना, कम समय के लिए, तो क्या बॉल वहीं पर रुक जाएगा, है नहीं ना, बॉल क्या होगा, जैसे फुटबॉल को किक मारे, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाए, है ना, बहुत ज़्यादा बल लगाए अपना पैर का अंगूठा से या जिससे भी आप मारे, है ना, पैर से मारे होंगे, तो क्या हुआ, जो फुटबॉल है वो बहुत दूर तक चल जाएगा, है कैसे, उसके पास वेलोसिटी आ गया, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी आ गया, उसका पास पहले से मास था, फुटबॉल का मास तो कुछ तो होगा ना, जितना रहता हमको नहीं पता, तो कुछ उसका मास था, और अब उसमें आप वेलोसिटी पैदा कर दिए, है ना, उसमें वेग को बढ़ा दिया, जब वेग और मास बढ़ जाता है इसका मतलब क्या, उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो गया, मास इंटू वेलोसिटी हुआ ना अभी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, यानी उसका संवेग को आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए कैसे, छोटा सा समय के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा, जिस कारण क्या हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ किसमें, मोमेंटम में। पहले मोमेंटम क्या था, मास था जितना था, वेलोसिटी रेस्ट में था, मान लेते फुटबॉल को हम प्लेंटी मारे, ठीक है, रोक करके दौड़ के आए मारे, है ना, प्लेंटी मारे, तो फुटबॉल क्या हुआ, शुरू में इसका वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट में था, 0 मीटर पर सेकंड, आप उसमें फोर्स लगाए तो उसका मोमेंटम चेंज हुआ, एम भी पहले 0 था, एम भी यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते एम यू 0 था, आप उसमें फोर्स लगाए तो उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, यानी उसका मोमेंटम में चेंज बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट चेंज हुआ। ठीक है, फाइनाइट चेंज, इनफाइनाइट नहीं बोल सकते, अनंत नहीं बोल सकते, फाइनाइट चेंज हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, इस उद्देश्य से लिखते हैं, फिर समझाते हैं, जैसे क्या लिखेंगे कि द फोर्स, क्या लिखेंगे, इम्पल्सिव फोर्स क्या लिखेंगे कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ फ्यू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, क्या लिखेंगे, द फोर्स, क्योंकि ये क्या है, इम्पल्सिव फोर्स यानी फोर्स है, तो द फोर्स एक्सर्टेड या अप्लाइड, जो लिखना है, ऑन एन ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी, जो लिखना है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, है, जब फोर्स लगाए स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में, कि तब क्या हुआ, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, है ना, क्या होगा, प्रोड्यूस अ फाइनाइट
अच्छा फोर्स तो लगाए, तो फोर्स कैसा, कम फोर्स लगाए थे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाए थे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन अ लार्ज फोर्स, व्हेन अ, यहाँ पर लार्ज लिखे, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा बढ़िया से, व्हेन अ लार्ज यानी बहुत बड़ा फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी पर लगाए, फॉर अ स्मॉल टाइम ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए, तब क्या हुआ, प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तब उसका संवेग में बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज ला दिया, इज चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। अब आपको फीलिंग के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है, फीलिंग जो आपको महसूस होता है, ठीक है, समझ में आ गया कि जब एक बहुत लार्ज अमाउंट में फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी फुटबॉल पर लगाए और उसका मोमेंटम बहुत फाइनाइट चेंज हो, यानी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, पहले मोमेंटम उसका जीरो था, अब मोमेंटम बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया, तब उस तरह का फोर्स को क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स हो गया इसका, ये इससे ज्यादा, अच्छा इम्पल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किक का फुटबॉल, KIC के किक और फुटबॉल, एक गाना सुने ना, लेट्स फुटबॉल, है ना, बजेगी सीटी, उड़ेगा बॉल, उड़ेगा बॉल, कॉमन इंडिया, लेट्स फुटबॉल, वही गाना तो, ठीक है, किक के फुटबॉल, लेट्स फुटबॉल, ये पहला हो गया। दूसरा, या फिर कोई बात नहीं, एक ही बनाने दीजिए, है ना, समझ में आ गया ना, केवल आपको एग्जाम्पल बहुत सारा है, ठीक है, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आपको केवल फीलिंग के साथ समझना है, भावनाओं को, यानी क्वेश्चन जो हो रहा है उसको समझना है और लेट्स फुटबॉल करना है, और आगे फिर अपना सिलेबस में बढ़ जाना है। चलिए, इतना आप नोट करने का मन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, हमारा सफर और आगे बढ़ता है, और इस पे हम लोग देखते हैं, आप हम लोग न्यूटन जी से भेंट करने आ गए, ठीक है, उनका घर पर ठक आए, न्यूटन साहब घर पे है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि उन्होंने बहुत खतरनाक चीज देखा, एक एप्पल क्या गिर गया, पूरा फिजिक्स लिख दीजिए, इंस्टाग्राम में रील चलता है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 नियम दिया था, ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिया था, पहला जिसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा बोलते हैं न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और तीसरा बोलते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है, नाम तो बहुत सिंपल रखा है, लेकिन हमारे जैसे जैसे साइंटिस्ट और आगे बढ़ते गए, ठीक है, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी और बढ़ता गया, तब वही 3 नाम होगा ना, और उन लोग वेराइटी नाम रख दिए, जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसका नाम क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या न्यूटन फर्स्ट लॉ, इस तरह से भी था। इसका वैज्ञानिक एक और नाम रख दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और दूसरा, या फिर पहले इसी के बारे में हम लोग विचार कर लेते, डिस्कस कर लेते हैं। और ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, ये आपका बल का परिभाषा देता है, ठीक है, बल का क्या देता है, डिफिनेशन देता है, जो अभी हम लोग, क्योंकि देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, जो इनर्शिया का डिफिनेशन था वही है न्यूटन का फर्स्ट। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, यदि कोई ऑब्जेक्ट गति में, तो वो एक समान वेग से गति में ही रहना चाहिए, ठीक है, चाहेगा। अच्छा, यदि हमको किसी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहिए, लेकिन यदि हम उसको बाहर से बल लगा देंगे, उठ रहे, उठ हो गया, जाओ उठो, है ना, तब उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हम लोग, है ना, तब वो क्या हुआ, अपना रेस्ट से वो क्या आ गया, मोशन में आ गया। तो ये हुआ लॉज ऑफ इनर्शिया। तो ये हुआ न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, है ना, कि मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, कब तक, अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न कर रहा हो, तब तक ही वो अपना जगह पर बना रहेगा। जैसे बाहर से फोर्स आएगा, बहुत तेजी से तुम दौड़ रहा है ना, बाहर आगे में दोनों जन रस्सी लेके खड़ा है, दौड़ो, रस्सी लेकर, इधर से एक लड़का है रस्सी लेकर, मैंने खींचा हुआ, एक ही रस्सी को खींचा हुआ है, ठीक है, और इधर से एक लड़का पकड़, वो पूरा स्पीड दौड़ के आ रहा है, रुक गया, है ना, गिर गया, अटक करके पैर रुक गया, है ना, मतलब जब तक कि उस पर बाहरी बल नहीं लग रहा है, तब तक वो अपना बहती हवा सा था वो बहता रहेगा, ठीक है, गाना है ना, बहती हवा सा था वो, तो आ गया एक्सटर्नल फोर्स, रुका देगा तुमको। देखो, देखिए बच्चों, क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया ना, कि लॉज ऑफ इनर्शिया, वही जो इनर्शिया का डिफिनेशन लिखे थे उसी को आप लिख दीजिएगा। हाँ, ये देता क्या है, ये देता डिफिनेशन ऑफ फोर्स, डिफिनेशन ऑफ फोर्स, ये आपका की पॉइंट सब आपको याद रखना, इससे परीक्षा में पूछता है अच्छा एग्जाम में, कि न्यूटन का पहला लॉ का दूसरा नाम क्या है, जो नहीं जानते वो क्या लिखेंगे, जो बंसो वो लिख देना, नाम दीजिए, ये नहीं है दूसरा, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, जड़ा होगा नहीं आपको। डिफिनेशन देता है फोर्स का, और ये हो गया
बस इतना ही आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है। सेकंड लॉ देखिए, न्यूटन या फिर इसको न्यूटन सेकंड लॉ भी बोलते हैं या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए इसका शायद दूसरा नाम नहीं है ना, इसका दूसरा नाम नहीं है। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या, अच्छा न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है उसको भी जानना पड़ेगा ना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ है ना, वो सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो देता क्या है, फोर्स का व्यंजक देता है, यानी बल का व्यंजक, यानी फोर्स का आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला या बराबर ma। ये वाला फॉर्मूला तो कहाँ से आया, आपको पूछेगा तो बोलिएगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ देता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, यानी फोर्स का फॉर्मूला बताता है कौन, न्यूटन का सेकंड। तो न्यूटन का सेकंड लॉ आखिर डेफिनेशन क्या है उसका, स्टेटमेंट क्या है, क्या न्यूटन ने बताया था अपने सेकंड लॉ में। तो कहा था कि यदि किसी ऑब्जेक्ट पर यानी कोई वस्तु पर यदि बल लग रहा है ना, तो अभी फुटबॉल वाला एग्जांपल तो बोले थे, तो यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसका जो मोमेंटम में चेंज जरूर होगा, पहले उसका है ना। तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आ गया तो वही देखने गए थे कि मोबाइल बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि बंद हो जाता है नोटिफिकेशन आने के, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताना है कि यदि किसी वस्तु पर बल लगता है, तो मान लो कोई वस्तु रुका हुआ है, तो उसका अभी इनिशियल मोमेंटम क्या है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, पहले आप लोग बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, एम यू। तो यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो अभी रुका हुआ है तो यू क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0, इसको पी आई लिख दीजिए, है ना। और जब हम लोग फोर्स लगा दिए उस पर वेलोसिटी बढ़ गया, तब उसका फाइनल वेलोसिटी क्या आ गया, पी आप लिख दीजिए, तब उसका मोमेंटम एम वी हो गया, है ना। मास वही है। आप फुटबॉल को किक किए तो फुटबॉल का जगह थोड़ी आप पत्थर आ जाएगा, हाँ? जब मारे तब वो फुटबॉल क्या पत्थर बन जाएगा, नहीं ना, फुटबॉल ही रहेगा, यानी उसका मास सेम रहेगा। अब यू भी क्या, उसका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है, तो उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एम वी हो गया। बताता है कि न्यूटन का सेकंड लॉ कि किसी वस्तु पर जो बल लगता है या किसी वस्तु पर जो हम बल अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम का बात कर रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, यानी बाय टाइम मतलब क्या, रेट, इसका रेट लग गया। यानी जो किसी वस्तु पर बल हम लोग आरोपित करते हैं, वो किसी भी वस्तु का मोमेंटम में यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये जो चेंज हुआ, अच्छा बोलिए तो मैं आप एकदम बच्चा वाला सवाल पूछा किसी, अच्छा आप इसको यदि फेंकेंगे मार्कर को, आप उधर बल लगाए तो क्या मार्कर उड़ के इधर जाएगा, नहीं ना, जिधर बल लगाएंगे उधर ही जाएगा। यानी एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर आप बल लगा रहे उधर ही आपका मोमेंटम में चेंज होगा, है ना, उधर ही आपका चेंज आएगा। तो ये बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ। कोई आपसे पूछेगा कि बोलो न्यूटन का सेकंड लॉ का डिफिनेशन से जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला क्या है, तो ये वाला नहीं बोलिएगा, ये वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाय टी। इसको बोला क्या जाता है लैंग्वेज में, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लिख दीजिए, इन मोमेंटम। अब ये सब काम डिफिनेशन नहीं लिखाने आ रहे, ठीक है, लाइन टू लाइन, उतना आप लोग खुद से कर सकते हैं, समझाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फोर्स क्या होता है, किसी वस्तु पर यदि बल लगा रहे तो वो बल उसका मोमेंटम में परिवर्तन की यानी संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। और ये जो परिवर्तन आता है वो जिधर हम बल लगा रहे माने वही दिशा में आता है, उधर दिशा में ही आता है, ठीक है। तो इतना आपका समझ में आ गया। कोई पूछेगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या देता, क्या है, क्या यह देता, तो क्या बताता है, ये वाला फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स लिख दीजिए, या फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स, ठीक है। थर्ड देख लीजिए, न्यूटन का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए खाली फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, खाली यही वाला लिख दीजिएगा ना, या आप किसी के सामने बोलिएगा तो समझ जाएगा वो न्यूटन का लॉ का बात कर रहा है, क्योंकि फिजिक्स में और इस तरह का नाम ही नहीं है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, केवल न्यूटन का ही लॉ का नाम है, ठीक है। देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ पर यदि आप बात करेंगे तो इसका भी शायद दूसरा नाम नहीं है, ठीक है, केवल इसी का नाम था लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, इसका नाम नहीं है, सेकंड लॉ का नाम नहीं है, ठीक है, और थर्ड लॉ का भी नाम नहीं है कुछ, ठीक है, इसका एक्स्ट्रा नाम कोई दूसरा नाम नहीं है। लेकिन न्यूटन का थर्ड लॉ ये बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा, ये दूर दूर तक फेमस है ना, बहुत दूर दूर तक इसको आदमी पहचानता है। जो न्यूटन का थर्ड लॉ इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया लॉ भी बोलते हैं ना। मतलब यदि आप किसी को एक थप्पड़ मारेंगे तो आपको हाथ में उतना ही जोर से लगेगा जितना जोर से उसका गाल में लगेगा, या फिर
मतलब क्रिया बल आप जितना लगाए हो उधर से प्रतिक्रिया बल भी उतना ही लगेगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन फोर्स से धकेल रहे तो उधर से भी 5 न्यूटन फोर्स से आपको अपोजिट डायरेक्शन से धकेलेगा, ठीक है। यानी जो एफ होता है ना, एफ एक्शन होता है, एक्शन वो भी बराबर होता है एफ रिएक्शन का, ठीक है। केवल क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। याद रहेगा ये वाला, रहेगा ना। तो ये वाला याद रहेगा। यानी और एग्जांपल देते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ का। जैसे आप नौका तो पता नहीं चढ़े क्या नहीं, हमको नहीं पता, आप लोग जरूर चढ़े होंगे नौका। तो नौका से जैसे आप नौका से सैर करके आगे, जैसे आप तट में यानी किनारे पर, जिसको हम लोग शोर बोलते हैं, ठीक है, किनारे पर जैसे आप कदम रखते हैं तो नौका तो आप पीछे एक पैर से धकेलते हैं पीछे और दूसरा पैर से आप आगे की ओर छलांग लगाते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि आप नौका को जितना जोर से धकेलेंगे उतना जोर से नौका आपको धकेलेगा आगे की ओर, जिस कारण आप अपना तट पर आसानी से बहुत दूर तक छलांग मार देंगे, ठीक है। इसीलिए तो ये होता है न्यूटन का थर्ड लॉ का एप्लीकेशन से ये सब, ठीक है, अनुप्रयोग। समझ में आ गया? न्यूटन का थर्ड लॉ देता क्या है ना, ये भी तो सवाल आता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ दिया बल का परिभाषा, न्यूटन का सेकंड लॉ दिया बल का व्यंजक यानी फॉर्मूला। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या देता है? नेचर ऑफ द फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स यानी बल का प्रकृति क्या है, आप कैसा बल लगाए, एक्शन बल लगाए यानी क्रिया ना प्रतिक्रिया बल लगाए, हाँ, यानी उसका प्रकृति को बताता है, ठीक है। तीनों रिलेशन आ गया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसका डिफिनेशन बताया, सेकंड उसका फॉर्मूला दिया, थर्ड उसका प्रतिकृति बताया, प्रकृति यानी उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। समझ आ गया? न्यूटन का सारा लॉ आपको समझ में आ ही गया होगा। और आपका हाँ, आप यहाँ पर सबसे एक अच्छा एग्जाम में क्या पूछते जानते हैं? पूछता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ, तीनों में से कौन सा लॉ को हम लोग रियल लॉ कहते हैं, यानी वास्तविक नियम। कौन सा लॉ? वास्तविक नियम, वास्तविक गति का नियम किसको बोलते हैं? कौन सा लॉ? तो ये जो सेकंड लॉ है ना, इसी को बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। क्यों? इसको इसका कारण ये क्योंकि जो सेकंड लॉ है ना उससे हम लोग फर्स्ट लॉ को भी सिद्ध कर सकते हैं, सेकंड लॉ को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। यानी न्यूटन का सेकंड लॉ जो हम लोग संवेग में परिवर्तन की दर जो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो न्यूटन का एकदम वास्तविक नियम है, वही बाकी सब फेक है, बाकी सब फेक है, केवल यही वाला रियल है, ठीक है। तो इसी से हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ को भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, न्यूटन का सेकंड लॉ को भी हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ये आपका न्यूटन का जो लॉ है ये पूरा तरीका से जड़ से लेकर खत्म हो गया, ठीक है। तो आप इसको समझ लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इतना तो आपको नोट करने का मन होगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बचपन में पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी को लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसको ऐसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये क्लास 11 में हमने पढ़ा था। देखिए ये क्या होता है, जैसे मान लेते कोई फुटबॉल है या कोई पत्थर या कोई बस है, मान लो बस वाला एग्जांपल लेते हैं तब बहुत मजा लगेगा। देखिए बस वाला, बस छापना हमको नहीं आता है ना, बेइज्जती नहीं करिएगा, बस छापना हमको नहीं आता, ट्रक बना देंगे क्या बोल। ये बस है, ये सब खिड़की होगा, थोड़ा थोड़ा लुक आ रहा है, ठीक है। ये बस होगा, तो ये बस होगा, ये पहला बस है, ठीक है। इसका नाम दे देते ए, इस बस का नाम दे देते ए। यहाँ पर चालक बैठा है, ठीक है, ड्राइवर। एक और, अब एक बस है और एक मान लेते हैं टेस्ला कंपनी का कार ना, वो तो इससे ज्यादा स्पीड जाएगा, हम ले लेते मारुति सुजुकी ले लेते, ठीक है, कार ले लेते। देखिए कार को छापना नहीं आता, ठीक है यार, इस तरह छाप के देखिए, ये हो गया कार, मारुति सुजुकी का कार है, ठीक है दोस्तों। ये इसका चक्का सब दे देते हैं बिल, और कहाँ पर इसका खिड़की होता है, खिड़की तो इसका होता नहीं है, इसका दरवाजा आता है। ये कार है मारुति सुजुकी का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बस जो है ना वो बहुत स्पीड से चल रहा है, ठीक है। इसका स्पीड मान लेते हैं यू जो है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो बहुत स्पीड है, u1 इसका तुलना में, इसका u2 के तुलना में ये ज़्यादा है, ठीक है, ये ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? u1 ग्रेटर देन u2, ठीक है।
ये जो बस है वो बहुत स्पीड, ये हम लोग इधर जैसे हम लोग झारखंड में रहते हैं धनबाद में, ये हम लोग बोल देते हैं फास्ट पांडव, इसका नाम दे देते हैं फास्ट पांडव, और इसका मारुति सुजुकी की कार है। ठीक है, अब क्या इसका स्पीड ज़्यादा है कार की तुलना में, तो ये क्या हुआ, ये आगे बोल रहा है कि तुम साइड होने तो हम तुमको टक्कर मार देंगे, 4 लाइन रोड में चल रहा है। ठीक है, ये क्या हुआ, यहाँ आके टक्कर मार दिया बस टक्कर मार दिया किसको, कार को। ठीक है, बस क्या कर दिया, टक्कर मार दिया कार को, ये यहाँ पर टक्कर हो गई, टक्कर मार दिया, अब बहुत ज़्यादा टूट गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या क्या कोलाइड कर दिया अपने आप को, दोनों क्या कर दिया, कोलाइड कर दिया, यानी टक्कर मार दिया। ठीक है, अब कोलाइड करने के बाद ये बस फिर अपना सेपरेट चलने लगा, लेकिन भगवान की कृपा से क्या हुआ, बस को भी कुछ नहीं हुआ और कार को भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, फिर से दोनों चलने लगा, ये बस और ये है कार। ठीक है, ये दोनों चलने लगा, भगवान की कृपा से किसी को कुछ नहीं हुआ, है ना, जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं ये क्या था मेरा। अच्छा, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v1 v2, है ना। अब इसका स्पीड कितना हो गया, वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो गया। तो ये क्या कोलाइड के दौरान, यानी ये टक्कर के दौरान था, ड्यूरिंग कोलाइड या ड्यूरिंग कोलिजन के दौरान। ठीक है, यहाँ पर टक्कर हुआ, तो देखिए, तो यहाँ पर जो ये कार, इसको बस, ये ए है, ये कार बी है, या इसको बस इस तरह से नाम लिखा। ठीक है, ए बी ये चलेगा, तो ये भी ए है, ये बी है। ठीक है, इसका मास कुछ होगा, इसका मास मान लेते हैं, इसका मास क्या है, m1 है, इसका मास क्या है, m2 है, द्रव्यमान है ना, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, वही वाला है, यहाँ पर m1 m2 है। ठीक है, इसका द्रव्यमान कितना m1 है, इसका द्रव्यमान कितना m2 है। मतलब द्रव्यमान में चेंज कैसे होगा, बस से आप बस जितना भारी है उतना भारी यही रहेगा ना, टकराने के बाद भी। भगवान की कृपा से टक्कर हुआ, लेकिन तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुआ ना, नहीं तो फिर द्रव्यमान घट जाता, तोड़ फोड़ नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि जो बस है वो ज़्यादा स्पीड से चल रहा था, किसका तुलना में, कार की तुलना में, तो जाके क्या हुआ, टक्कर मार दिया, और टकराने के बाद क्या हुआ, दोनों का स्पीड जो चेंज हो गया, है ना, चेंज हो गया। तो बस का स्पीड कितना हो गया, v1, इसको हम लोग फिजिक्स का लैंग्वेज में वेलोसिटी बोलते हैं, अभी समझाने के लिए आपको देहाती लैंग्वेज में स्पीड बोल रहे हैं। ठीक है, इसका कार का स्पीड कितना हो गया, v2 हो गया। तो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, अच्छा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p का फॉर्मूला मोमेंटम का होता है mv, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी में आता है, इनिशियल वेलोसिटी भी आता है, फाइनल वेलोसिटी भी आता है। तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, इसका मोमेंटम कितना हो गया, इसका मोमेंटम mu1, और इसका मोमेंटम mu2, इसका मोमेंटम अच्छा m1 u1 और m1 m2 u2, m1 u1, इसका m2 u2 दोनों को गुना कर रहे हैं मास और वेलोसिटी को, इसका हो गया m1 v1, इसका हो गया m2 v2। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि टकराने से पहले संवेगों का योग टकराने के बाद के कुल संवेगों का योग के बराबर हो। टकराने से पहले के कुल संवेगों का योग, यानी दोनों को जोड़ देंगे, टकराने के बाद के कुल संवेगों का योग के बराबर होगा। समझ में आ गया, जैसे m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर में m1 v1 प्लस m2 v2, ये बराबर होता है। ये कौन बताता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, किसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। समझ में आ गया, तो बस यही करना कि टकराने से पहले जितना संवेग था दोनों को जोड़ दीजिए, टकराने के बाद जितना संवेग था दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर होगा, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टकराने के बाद के कुल संवेगों का योग बराबर होता है, बस यही वाला बोलता है, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है, पर इसका फॉर्मूला तो याद रखना पड़ता है बच्चों के लिए, आप लोग तो पता नहीं कौन क्लास में या पढ़ो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो हमारा यही पर समाप्त होता है, खतरनाक वीडियो था, आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस तरह का और भी वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो तो आपको और भी मजा लगा देखकर तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, उनको भी बताइए कि इस तरह से यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं आज तक फिजिक्स, तो फिजिक्स बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, फिजिक्स जो ये आप पढ़ेंगे ना, ये आपका लाइफ में काम देता है, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, केमिस्ट्री क्या आपके पास क्या घर में लैब है, साथ कर सकेंगे, अल्कोहल और बेंजीन को मिला सकेंगे, नहीं ना लैब में, केमिस्ट्री काम नहीं देता है। ठीक है, फिजिक्स काम देता है, ये आप डेली लाइफ में देते हैं कि ये हुआ क्यों हुआ। अभी जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है वो अभी आज कितना तारीख है, आज हो गया आपका 21 तारीख है ना, तो आज आपका 21 तारीख है। तो चंद्रयान 3 कहाँ पर है
या आज आपका है आपका फोर्थ ऑर्बिट में, चौथा कक्षा में ये चक्कर काट रहा है। उसके बाद चौथा कक्षा से बाहर निकल जाएगा, पांचवा में जाएगा, फिर पांचवा कक्षा से बाहर निकलकर वो चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। ठीक है, लूनार ऑर्बिट से हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फिजिक्स। फिजिक्स इज द रियल साइंस। ठीक है, तो ये वीडियो तो आपको काफी अच्छा लगा मुझे पता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।